Good morning student. So we'll start with the next chapter, that is इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे हम उसकी डेफिनेशन के बारे में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है. देन वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर डिफरेंट सर्फेसेस. अलग अलग सर्फेसेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है. देन वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें अगर हमें एक पॉजिटिव चार्ज को कोई रेफरेंस पॉइंट से कोई स्पेसिफाइड पॉइंट तक ले आना है तो उसके लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से. और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब हम वो चार्ज को लेके आ रहे हैं तब उसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? अब हमने ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिख दी. अब इस डेफिनेशन में जो रेफरेंस पॉइंट दिया है, रेफरेंस पॉइंट, वो रेफरेंस पॉइंट को हम यूजुअली इन्फिनिटी लेते हैं. इन्फिनिटी लेने का कारण ये है क्योंकि इन्फिनिटी पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी को हम क्या मानते हैं? ज़ीरो. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू ज़ीरो. तो इससे हमें जो पॉइंट, स्पेसिफाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ढूंढना है वो हमें ईजी हो जाता है. नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में. तो हम पोटेंशियल डिफरेंस. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट ए, और दूसरा एक पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट बी. तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वी बी ए, मतलब पोटेंशियल एट बी विद रिस्पेक्ट टू ए. तो अभी हम मान लेते हैं कि जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है अगर वो ए है, जो हमारा स्पेसिफाइड पॉइंट है वो बी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? वी बी माइनस वी ए. तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. प्रॉपर्टीज. तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या होती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है. सेकंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इसका डिफरेंस होता है, जो हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस. जो हमने लास्ट में देखा, हमने उसमें रेफरेंस को कंसिडर ही नहीं किया. अगर आप कंसिडर करते भी हो तो मान लेते कि ये वी ए और ये वी बी है, यहाँ वी ए है और यहाँ वी बी है और ये हमारा रेफरेंस है. ठीक है, तो हमारे पास वी ए कैसे डिफाइंड है? इज इक्वल टू, यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं वी वन, तो वी वन माइनस वी ज़ीरो, यहाँ का पोटेंशियल वी ज़ीरो, और यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं वी टू. तो ये वी बी क्या हो जाएगा? वी बी इज इक्वल टू वी टू माइनस वी ज़ीरो. अब हम जब वी बी माइनस वी ए करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वी टू माइनस वी वन ही होगा, उसमें वी ज़ीरो टर्म तो गायब ही हो जाएगी. तो वो रेफरेंस के हमेशा इंडिपेंडेंट ही रहेगा. थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं दूसरे तरीके से? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एरिया अंडर द कर्व. और वो कर्व किसके बीच में होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोजीशन के बीच में. इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन के बीच में जो कर्व होगा उसके अंडर जो एरिया होगा उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल सकते हैं. कि मान लेते हैं हमारे पास एक पोजीशन वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है, एक्स वर्सेस ई का अगर हमारे पास एक ग्राफ है और वो ग्राफ समथिंग ऐसा या ऐसा जा रहा है, तो इसके अंडर का जो एरिया होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा. नाउ लेट्स टेक पॉइंट फोर्थ. पॉइंट फोर्थ क्या होगा? जो हमारा वर्क डन है बाय एक्सटर्नल एजेंट in bringing the charge
in bringing the charge from reference point to specified point is Q into VF माइनस VI। इसमें VF जो है वो फाइनल पॉइंट का जो हमारा पोटेंशियल है और VI है वो हमारा इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल है। ये होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। और यही अगर हम देखें वर्क डन बाय इंटरनल एजेंट क्या होगा, वर्क डन बाय इंटरनल एजेंट वो इसी का नेगेटिव होगा, Q इंटू VF माइनस VI। ये होगा वर्क डन बाय इंटरनल एजेंट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमारी अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं कुछ इस डायरेक्शन में हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमारे पास पॉइंट ए, मान लेते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी है, तो हमेशा जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमेशा डिक्रीज होता है इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम कह सकते हैं कि हमारा VA जो होगा वो ग्रेटर होगा VB से और वो ग्रेटर होगा VC से। ये पॉइंट याद रखना है, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नोट के लिए, ठीक है। अब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में देखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखा, उनकी हमने प्रॉपर्टीज देखी। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कि उनकी फॉर्मूलाज क्या होती है। तो लेट्स टॉक अबाउट फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या होगी, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइंड है, माइनस ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो अभी वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर ये एक छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए हम कैलकुलेट करें तो वो बन जाएगा F इंटू डी एक्स एक छोटा डिस्प्लेसमेंट है ना। F को हम क्या लिख सकते हैं, Q इंटू ई, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। और E को हम लिख सकते हैं KQ अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अभी ये वैल्यू, इसको अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ Q अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू Q इंटू डी एक्स बचेगा एक, ठीक है। अब यहाँ से Q तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस KQ अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। हमारे पास ये डेल्टा V है और डेल्टा V को अगर हम माने कि हम एक पॉइंट ला रहे हैं इन्फिनिटी से कोई पॉइंट R तक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, KQ। अभी 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ 1/x एंड x रन्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू R। और ये जो नेगेटिव साइन थी वो तो कांस्टेंट ही रहेगी, तो हम इससे फर्दर क्या लिख सकते हैं, माइनस KQ बाय माइनस 1/R प्लस 1/इन्फिनिटी। अब 1/इन्फिनिटी तो हम ज़ीरो ही मान सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ KQ अपॉन माइनस R। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, KQ अपॉन R। तो हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फार्मूला हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट कि हम जब अगर ऐसी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, हम पोटेंशियल कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम ये फार्मूला देखें या ये देखें तो हमें इससे क्या पता चलता है, हमारे पास वर्क डन क्या था, Q इंटू ई इंटू डी एक्स अपॉन Q। तो हमारा डेल्टा V है, ये माइनस यहाँ रहेगा क्योंकि नेगेटिव ऑफ वर्क डन हमें कहा गया है, तो हम इधर माइनस को रहने देते हैं। तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल Q तो कैंसल आउट हो जाएगा E डॉट डी एक्स। तो हमारा डेल्टा V जो होता है वो डिफाइंड है माइनस ऑफ E डॉट डी एक्स के साथ, ठीक है। अब अगर यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है और हमारा डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा है जो इसके परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट की वजह से E डॉट डी एक्स है, तो डॉट प्रोडक्ट की वजह से इसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो मतलब अगर मैं इसको अगर इसी डायरेक्शन में मूव करूं तो हमारे पास कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेकिन इस डायरेक्शन में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात हमें ये पता चलती है कि डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी एक्स। मतलब
कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर आगे बढ़ते जाते हैं तो डेल्टा वी चेंज होता जाता है और हमारा पोटेंशियल जो फाइनल है वो डिक्रीज होता जाता है। तो हमारा डेल्टा वी अगर नेगेटिव होगा, डेल्टा वी नेगेटिव होता जाता है जैसे हम डायरेक्शन में बढ़ते जाते हैं, तो हम इससे कह सकते हैं कि हमारे पास जो फाइनल वोल्टेज होता है वो इनिशियल वोल्टेज से कम होता है अगर हम इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाते हैं। तो हम इससे ये भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिक्रीजेस in direction of electric field। तो हम ये लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उसमें अगर कुछ मेरा डायगोनल मूवमेंट है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट सी है और ये डी है, कुछ हमारा डायगोनल मोमेंट है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा उसका कॉस थीटा कंपोनेंट ही होगा और साइन थीटा कंपोनेंट हमेशा परपेंडिकुलर टू द फील्ड होगा, ठीक है। अब साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर तो साइन थीटा कंपोनेंट तो पोटेंशियल डिफरेंस में कोई काम ही नहीं कर रहा, तो सिर्फ कॉस थीटा कंपोनेंट ही काम आता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फर्दर, हमारे पास डेल्टा वी अगर है तो हम उसको लिख सकते हैं ई इंटू एक्स माइनस के साथ इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। अब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिलेटेड जो फॉर्मूला थी वो देख ली। नाउ नेक्स्ट टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स में हम क्या देखेंगे, जो भी शेप्स हैं, जो इम्पोर्टेंट शेप्स हैं उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है और कैसे डिफाइंड है हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट शेप क्या होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। हम उसका पोटेंशियल कहाँ देखेंगे, सेंटर पे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिंग है जिसका रेडियस r है और रिंग पे हमने कुछ पॉजिटिव क्यू चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो अगर एक छोटा सा चार्ज ले ले डी क्यू, तो उसका सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा, उसका सेंटर पे पोटेंशियल होगा के डी क्यू अपॉन आर, ठीक है। अब यही चार्ज को अगर हम इंटीग्रेट करें पूरे इस क्यू चार्ज के लिए, तो हम पोटेंशियल को क्या लिख सकते हैं, वो हो जाएगा के क्यू अपॉन आर। तो हमारी रिंग के जो सेंटर पे पोटेंशियल होगा वो होगा के क्यू अपॉन आर। नाउ लेट्स टेक सेकेंड शेप। सेकेंड शेप क्या होगा हमारा, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हाफ रिंग। हम इसका भी पोटेंशियल देखेंगे सेंटर पे कैसा होगा। तो जब हाफ रिंग होगी, मान लेते कुछ ऐसी हाफ रिंग है जिसका रेडियस आर है और इस पर भी हमने प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो अभी इस छोटे से डी क्यू की वजह से सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या आएगा, V इज इक्वल टू के डी क्यू बाई आर। अब यही डी क्यू को अगर हम पूरी रिंग के लिए इंटीग्रेट कर दे तो वो क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। मतलब अगर ये पूरी रिंग पे अगर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसकी वजह से पोटेंशियल भी क्या होगा, के क्यू अपॉन आर। यही अगर हम उसको क्वार्टर रिंग के लिए देखें, यही अगर हम क्वार्टर रिंग के लिए देखें तो क्वार्टर रिंग के लिए क्या होगा, कुछ ऐसा होगा जिसका डिस्टेंस सेंटर से आर होगा, इसका भी डिस्टेंस सेंटर से आर होगा। अब इस पे भी अगर हम प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारे पास जो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। अगर इस छोटे से पॉइंट की वजह से इस पे चार्ज अगर dv हो और उसको अगर हम इंटीग्रेट करें पूरी q के लिए तो हमारे पास पोटेंशियल के क्यू बाय आर बन जाएगा। तो इससे हम क्या देख सकते हैं कि रिंग है, रिंग का इर्रिस्पेक्टिव ऑफ शेप, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ शेप कि वो हाफ रिंग है, क्वार्टर रिंग है, फुल रिंग है, उसके लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के अपॉन क्यू टोटल अपॉन आर। ये तो हुई बात यूनिफॉर्मली। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो भी ये फॉर्मूला वर्क करती है, वर्क्स फॉर ऑल्सो
नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अगर नॉन यूनिफॉर्मली अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो भी उसके लिए जो पोटेंशियल डिफाइंड है वो कैसे डिफाइंड है, वी के, उसके लिए भी जो पोटेंशियल डिफाइंड है वो कैसे डिफाइंड है, के क्यू टोटल अपॉन आर। मतलब अगर इस क्वार्टर रिंग पे या हाफ रिंग पे अगर मैंने एक चार्ज यहाँ अगर चार्ज हमने दे दिया कि प्लस क्यू और यहाँ हमने चार्ज दे दिया प्लस 2q, तो इसके लिए जो पोटेंशियल एट सेंटर होगा वी सेंटर वो हो जाएगा के 3q अपॉन आर। ठीक है, नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट शेप। अगर यही हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, तो उसका एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे होगा। तो मान लेते हैं कुछ ऐसी रिंग है, ठीक है, उसके एक्सियल पॉइंट मान लेते हैं कोई पी पॉइंट है, इस पे हमने मान लिया कि प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका रेडियस है आर, और मान लेते हैं कि ये पी पॉइंट कुछ एक्स डिस्टेंस पे है। तो इसका पोटेंशियल कैसे डिफाइंड है, वी पी इज इक्वल टू के क्यू बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट हो जाएगा। नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट शेप। नेक्स्ट शेप कौन सा होगा, शेप फोर्थ, दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस आर है, जिसका सेंटर ओ है, और हमने इस पर कुछ प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए। तो अगर हम मान लें कि हमारे पास कोई पॉइंट z है और ये z कुछ r डिस्टेंस पे है सेंटर ओ से, तो हमारे पास vz कैसे डिफाइंड है, vz इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो इस एक्सटर्नल पॉइंट के लिए ये बड़ा सा जो शेल है वो एज अ पॉइंट चार्ज एक्ट करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अगर हमारे पास यहाँ कोई अंदर पॉइंट P है, इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि इसका डिस्टेंस R है, तो इस पॉइंट पे हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वो है के क्यू अपॉन आर, और ये जो R है वो हमारा शेल का रेडियस है। और अगर हम मान लें कि हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है, तो वी ओ हमारे पास कैसे डिफाइंड है, के क्यू अपॉन आर। तो हम इससे ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो इनसाइड द शेल है, इनसाइड द शेल है, तो हमारे उसमें पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होता है। मतलब इनसाइड द शेल कहीं कोई पॉइंट ले लो, यहाँ पॉइंट ले लिया, यहाँ पॉइंट ले लिया, यहाँ पॉइंट लिया, इररिस्पेक्टिव उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है, उसका पोटेंशियल हमेशा इक्वल टू के क्यू बाय आर होगा। और इन दोनों पॉइंट या इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा इक्वल टू ज़ीरो होगा। नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट शेप, दैट इज शेप फिफ्थ। अब शेप फिफ्थ कौन सा होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है और उस पर हमने प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। हम मान लेते हैं कि कोई पॉइंट z है जिसका डिस्टेंस सेंटर से r है। तो इस z पॉइंट पे जो हमारा पोटेंशियल है वो कैसे डिफाइंड है, के क्यू अपॉन आर। एक्सटर्नल पॉइंट के लिए हमारा सॉलिड स्फीयर एज ए पॉइंट चार्ज करेगा। हम मान लेते हैं कि कोई पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस सेंटर से r है। तो इस P पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल कैसे डिफाइंड है, वी पी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये हमारा इंटरनल पॉइंट पे पोटेंशियल होगा। तो अगर हम इस पोटेंशियल को ग्राफिकली देखें तो एट r इक्वल टू 0 हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा, 3 के क्यू अपॉन 2r।
अब ये पोटेंशियल धीरे 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 डिक्रीज होता जाएगा एज आर इंक्रीज होगा। तो पोटेंशियल एट सरफेस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एट सरफेस हो जाएगा के क्यू अपॉन आर, और इसके बाद और डिक्रीज होते होते ये आगे बढ़ जाएगा। तो ये r इज इक्वल टू आर पे है, ये r ग्रेटर देन आर पे ऐसा होगा और r लेस देन आर पे कुछ ऐसा ग्राफ होगा। नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट शेप, शेप 6 वो होगा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। हम इसका पोटेंशियल लेंगे एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई डिस्क है जिसका रेडियस है r और इसके एक्सिस पे एक पॉइंट P लाई करता है जिसका सेंटर के साथ डिस्टेंस है x, और इस डिस्क पे हमने प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो हो जाए सिग्मा। तो हमारे पास इसका जो पोटेंशियल है वो कैसे डिफाइंड है, पोटेंशियल डिफाइंड है सिग्मा बाय 2ε0 रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये हमारा ऐसे पोटेंशियल हो जाएगा इस पर, ठीक है। नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट शेप, शेप 7 वो होगा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन इनफाइनाइट वायर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक वायर है जो इन्फिनिटी से आ रहा है और माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब इसके लिए हमारे पास पोटेंशियल है, उसकी कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो पोटेंशियल इसके लिए कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना पॉसिबल है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट Q करना पॉसिबल है, लेकिन पोटेंशियल एट पॉइंट P करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अभी मान लेते हैं कि ये कुछ x डिस्टेंस पे है और ये कुछ r डिस्टेंस पे है, ठीक है। और इस पर हम मान लेते हैं कि एक यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा। तो अभी हमारे पास इसका डेल्टा वी कैसे डिफाइंड है, डेल्टा वी इज पोटेंशियल डिफरेंस, वो कैसे डिफाइंड है, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। तो अभी हम ई क्या लिख सकते हैं इसके लिए, 2k लैम्बडा अपॉन आर इंटू डी आर, इंटू डी आर। अब डी आर कैसे डिफाइंड है, डी आर रन्स फ्रॉम x से लेके r तक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x से लेके r तक। तो हम इसको फर्दर लिखेंगे 2k लैम्बडा। अब r का इंटीग्रल क्या होगा, ln r, और उसकी वैल्यू x से लेके r तक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये नेगेटिव साइन तो रहेगी, तो नेगेटिव साइन के साथ 2k लैम्बडा इंटू ln, अब ये r माइनस ln x, ठीक है। तो हम इसको फर्दर क्या लिखेंगे, माइनस 2k लैम्बडा इंटू ln r बाई एक्स हो सकता है, ये ln r बाई एक्स। तो ये आंसर हो जाएगा। या तो अगर हमें नेगेटिव साइन को हटाना हो तो उसको भी हटा सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू 2k लैम्बडा ln ऑफ x अपॉन r, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन अगर ना हटाओ तो ये r बाई एक्स रहेगा, और अगर नेगेटिव साइन हटा दो तो ये x बाई आर रहेगा। नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट शेप, शेप 8th शेप कैसा होगा, ले लेते हैं हम यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन इनफाइनाइट शीट, ठीक है। अगर हमने ये ले लिया तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक शीट है जो कि इन्फाइनेटली लॉन्ग है, ठीक है। हमने ये ऐसे दिखाया है बट वो इन्फाइनेटली लॉन्ग है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक उसकी लेंथ है। तो अभी मान लेते हैं कि इसके ऊपर कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन 2ε0। अगर ये नॉन कंडक्टिंग है, अगर ये नॉन कंडक्टिंग है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी, अगर ये कंडक्टिंग है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सिग्मा अपॉन ε0, ठीक है। अब हमारे पास इस शीट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल है,
इसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक पॉइंट का पोटेंशियल अवेलेबल नहीं है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल है। तो मान लेते हैं कि इस शीट से कुछ x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जिसका पॉइंट है P, और कुछ r डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस r है और उसका नाम है Q। तो इसके लिए हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइंड है? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी आर। अब E की वैल्यू तो हमने देखी, अगर नॉन कंडक्टिंग शीट है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 डी आर। तो इसमें R की तो कोई टर्म ही नहीं है, तो इंटीग्रल क्या बन जाएगा? माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू R, और R रन्स फ्रॉम x टू R। तो हम इसकी वैल्यू फर्दर क्या लिख सकते हैं? माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू R माइनस एक्स। तो ये एक पोटेंशियल डिफरेंस की फार्मूला बन जाएगी। या तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फर्दर, अगर सिंप्लीफाई करना हो तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू एक्स माइनस आर। मतलब x कौन सा पॉइंट है? जो नज़दीक का पॉइंट है, और जो r है वो दूर का पॉइंट है। तो अगर हमें देखना हो तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एक्स माइनस आर लिख सकते हैं। अगर यही हमारे पास अगर कंडक्टिंग शीट होती तो कंडक्टिंग शीट के लिए हम क्या लिखेंगे? कंडक्टिंग शीट के लिए हम लिखेंगे v पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 इंटू एक्स माइनस आर। तो हमारे फॉर्मूलाज हो जाएंगे। नाउ लेट्स टेक आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है कि हम जब एक पार्टिकल को जो पॉजिटिवली चार्ज है उसको एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में लाते हैं, तो उसके बीच में हमने जो एनर्जी खर्च की उसका अगर हम नेगेटिव लें तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो लेट्स राइट डाउन इट्स डेफिनेशन। तो उसकी डेफिनेशन कैसे होगी? तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखी। तो डेफिनेशन में क्या लिखा है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ओवर ट्रांजिशन फ्रॉम इनिशियल स्टेज टू फाइनल स्टेज इज नेगेटिव ऑफ टोटल वर्क डन, जैसे मैंने पहले आपको बताया। तो हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और वो किसके बराबर होगा? नेगेटिव वर्क डन के बराबर होगा, जो किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ इंटीग्रल एफ डॉट डी आर ले लेते हैं हम लोग, और आर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? आर आई से आर एफ। तो आर आई हमारी कुछ इनिशियल पोजीशन है और आर एफ हमारा कुछ फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फर्दर? एफ की वैल्यू क्या लिखती है? क्यू इंटू ई डॉट डी आर, और नेगेटिव साइन एज इट इज़। तो हम इसको अब ई डॉट डी आर है तो हम इसको ई डॉट डी आर को क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के साथ माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें क्या मिल जाएगा? दिस इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी, और हम इसको डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं? क्यू इंटू वी एफ माइनस वी इनिशियल। तो ये हमारा चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अब हमने देखा कि जो हमारा चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कुछ ऐसे डिफाइंड है। अब इसमें ये भी स्केलर क्वांटिटी और ये भी स्केलर क्वांटिटी है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा। पर स्केलर क्वांटिटी के होने के साथ साथ अब हम देख सकते हैं कि क्यू हमारा पॉजिटिव या क्यू नेगेटिव हो सकता है। अभी वी फाइनल हमारा वी इनिशियल से बड़ा या छोटा हो सकता है, तो इसकी वजह से हमारा जो वर्क डन है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो हो सकता है। तो उस पर साइंस होंगे, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा जो साइंस को अपने साथ कैरी करेगा। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन है। तो इसका जो यूनिट होगा वो सेम एज वर्क डन होगा, तो हम उसमें जूल बोल सकते हैं। तो ऐसा यूनिट इसका जूल होगा, और बाकी अलग अलग सिस्टम्स में इसका यूनिट अलग होगा। हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की जो फॉर्मूला देखी वो है Q इंटू वी एफ माइनस वी आई। अगर हम माने कि वी आई इज इक्वल टू 0 है, मतलब हमारा इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी पे, तो हमारे पास डेल्टा यू की इक्वेशन क्या बन जाएगी? Q इंटू वी एफ, और हम वी एफ को क्या लिख सकते हैं? तो Q इंटू वी एफ को हम लिख सकते हैं K Q अपॉन आर। तो हमारे पास डेल्टा यू की इक्वेशन क्या बन जाएगी? K Q अपॉन आर। तो मतलब अगर हमारा इनिशियल पॉइंट पे अगर पोटेंशियल 0 है तो हम अपनी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसको लिख सकते हैं K इंटू क्यू बाय आर। नाउ लेट्स टेक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस।
अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस है तो उसके लिए हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है। अब ये हर एक पॉइंट कुछ r डिस्टेंस पे है दूसरे के साथ। ठीक है, और इसको हम दे देते हैं फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ऐसे n पॉइंट्स हैं। ठीक है, हर एक पे चार्ज हमने दे दिए। Q1 इस पे है, Q2 इस पे है, Q3 इस पे है, Q4 इस पे है और इस पे Qn है। तो हम अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी, अगर फर्स्ट की पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहें तो क्या आएगी, U1 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर प्लस के Q1 Q3 अपॉन 2R प्लस के Q1 Q4 अपॉन 3R अप टू के Q1 Qn अपॉन n-1 R। ठीक है, तो अब अभी इसमें से क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं के Q1 अपॉन R तो कांस्टेंट आ गया, Q2 प्लस Q3 अपॉन 2 प्लस Q4 अपॉन 3 अप टू Qn अपॉन n-1। ठीक है, तो ये हमारी U1 हो गई। अगर हम U2 लिखेंगे तो U2 सिमिलरली कैसे लिख सकते हैं, के Q2 अपॉन R कांस्टेंट। अभी Q2 का डिस्टेंस Q1 के साथ कितना है, R, जो R हमने लिख लिया है, तो ये आएगा Q1। Q3 के साथ डिस्टेंस कितना है, R, तो ये Q3 प्लस Q4 के साथ 2R एंड सिमिलरली फॉर ऑल अदर्स। तो अब हम देख सकते हैं कि जब हम पूरे सिस्टम की एनर्जी कैलकुलेट करने जाएंगे तो U टोटल अगर पूरे सिस्टम की है तो वो होगी U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू UN डिवाइडेड बाय 2। अभी डिवाइडेड बाय 2 क्यों आया, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि के Q1 Q2 बाय R U1 में भी है और के Q1 Q2 बाय R U2 में भी है। तो इसके लिए हर एक पॉइंट पे हमने जो एनर्जी कैलकुलेट की उसमें ऐसे भी टर्म्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीटेटिव टर्म्स को हटाने के लिए हमने डिवाइड बाय 2 किया। तो हमने देखा UT इज इक्वल टू समेशन UI I रन्स फ्रॉम 1 to n अपॉन 2। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा पूरे सिस्टम का। नेक्स्ट हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी या सेल्फ एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम सेल्फ एनर्जी भी बोल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी या सेल्फ एनर्जी फॉर कंटिन्यूअस चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। तो हम कौन से कंटिन्यूअस चार्ज ऑब्जेक्ट्स देखेंगे, सबसे पहले स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल, और सेकेंड हम देखेंगे सॉलिड स्फीयर। अब स्फेरिकल शेल के लिए जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, पोटेंशियल एनर्जी या सेल्फ एनर्जी, उसको हम लिखते हैं के Q² अपॉन 2R। और जो हमारी सॉलिड स्फीयर के लिए जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी या सेल्फ एनर्जी डिफाइंड है उसको हम क्या लिखते हैं, 3kQ² अपॉन 5R। Now let's talk about relation between potential and electric field। अब पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हम एक रिलेशन तो जानते ही हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल E.dr। तो ये एक रिलेशन है, लेकिन ये रिलेशन कब वैलिड है, जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए हमारा जो इक्वेशन है वो ऐसा है कि E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डो V बाय डो एक्स आई कैप प्लस माइनस ऑफ डो V बाय डो वाई जे कैप प्लस माइनस ऑफ डो V बाय डो जेड के कैप। अब ये D नहीं है, डो है। डो मतलब पार्शियल डेरिवेटिव, डो इज अवर पार्शियल डेरिवेटिव। अब पार्शियल डेरिवेटिव है, ठीक है, तो हम डो को अगर देखना चाहे तो डो ऐसे देख सकते हैं कि हम जो
हमारा पोटेंशियल है V, उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और बाकी y और z हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनको इग्नोर करेंगे। मतलब हमारे पास अगर v कुछ ऐसा गिवन है 3xy प्लस 4yz प्लस 2xz, ठीक है, हमारे पास कुछ v ऐसा गिवन है, तो हमको अगर e फाइंड करना है तो हम e को क्या लिख सकते हैं कि x के रिस्पेक्ट में हर एक को डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन ये जो y के साथ मल्टीप्लिकेशन है उसको इग्नोर करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं x के साथ डिफरेंशिएट करने के बाद 3y प्लस, इसमें तो कोई x का टर्म है ही नहीं तो ये 0, और इसको लिख सकते हैं 2z, तो ये i कैप का कंपोनेंट बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हम y के कंपोनेंट को देखें तो वो बन जाएगा 3x प्लस 4z। अब यहाँ तो y है ही नहीं तो वो 0 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा j कैप। और अगर हम फर्दर इसको देखें z के कंपोनेंट में तो ये 0 बन जाएगा और इससे 4y बचेगा और इससे 2x बचेगा, तो इससे 4y बचेगा और 2x बचेगा, 2x k कैप। तो हम इन सबको प्लस लिख सकते हैं, लेकिन e इज़ माइनस डी बाई डी एक्स या डो वी बाई डो एक्स और डो वी बाई डो वाई, तो हम ये पूरा नेगेटिव के साथ लिखेंगे। तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लास्ट वैल्यू आएगी वो होगी माइनस 3y प्लस 2z आई कैप प्लस माइनस ऑफ 3x माइनस 4z जे कैप माइनस ऑफ 4y प्लस 2x के कैप। तो हमने यहाँ देखो कि नेगेटिव साइन को बाहर रखा है या अंदर रखा है और यहाँ बाहर रखा है, तो आप किसी भी तरीके से इसको डिनोट कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? वो सरफेस जिस सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स जीरो होता है। मतलब हमारे पास अगर एक सरफेस है, मान लेते हैं कुछ ऐसी सरफेस है, इधर और इधर अगर पोटेंशियल सेम है तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई करते हैं। इधर और इधर इन चारों पे अगर पोटेंशियल सेम है तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई करते हैं। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज़ क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हम एक पॉइंट चार्ज को, मान लेते हैं ये चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाए या यहाँ से यहाँ ले जाए या यहाँ से यहाँ ले जाए, तो इसमें पोटेंशियल तो चेंज हुआ ही नहीं, और अगर पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ तो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज ही नहीं होगी, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है कि कोई भी एक वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है उसको हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं कि डी यू बाई डी वी, डी यू इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी का डेरिवेटिव और ये डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। अब एप्सिलॉन 0 को हम मानते हैं कि हमारी ये जो वॉल्यूम है वो वैक्यूम में, अगर यही हमारा कुछ एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में होगा, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम में होगा, तो हमारे पास उसकी जो डी यू बाई डी वी क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर इज डिफाइंड एज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिलेटेड जितनी भी फार्मूलाज एंड थियरीज थी वो देख ली। उसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जितनी फार्मूलाज थी वो सारी देख ली, सारी थियरीज देख ली। अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इन पे न्यूमेरिकल्स। सो विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक न्यूमेरिकल and go up to the advanced level. So stay tuned for that video.